नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कदम मंजिल की ओर में, जिसमें हम आप लोगों को निरंतर मोटिवेशनल और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई वीडियोस को उपलब्ध कराते रहेंगे। मैं आपका मित्र अविनाश बनर्जी आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम यूजीसी नेट कि सिलेबस के बारे में, फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, आज हम उसके फर्स्ट पेपर की सिलेबस की तैयारी पर बात करेंगे कि होता क्या है। सिलेबस पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो कल समय के अभाव के कारण छूट गया था। वह चीज है इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत जो है ना, एक समय सीमा होती है, अर्थात उम्र की सीमा जो है वो होती है 30 साल। अर्थात जो है आपकी उम्र जो है 30 इयर्स से एबव नहीं होनी चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। वहीं यदि आप किसी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे एससी ओबीसी से हैं, तो वो जो है 5 ईयर है ना रिलैक्सेशन मिल जाता है, अर्थात जो है 35 ईयर तक आपकी एज लिमिट हो जाती है। वहीं आपका जो कट ऑफ के अंतर्गत, या फिर यूं कहें कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आप नेट क्लियर करने की कुछ शर्तें हैं, उसमें जो है आप फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, 2 पेपर होते हैं, उसमें आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग जो है वो मार्क्स है 35%। ये होता है कैटेगरी जो रिजर्व्ड है, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए यह 35% होता है। वहीं ये जनरल कैटेगरी के लिए 45% होता है। मतलब आपका है ना, और वहीं पे सेकेंड पेपर पे भी सेम चीज जो है ना, सेकेंड पेपर पे भी लागू होता है। मतलब 35% जो है जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए, और 40% जो है वो जो है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद इसमें जो है ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि आप जो है सेकेंड पेपर में जो है ना आपका क्वालिफाई हो गया, 40% से ऊपर आ गया, लेकिन यदि आप जो है फर्स्ट पेपर में 40% नहीं ला पाते, तो भी आप जो है ना पात्र नहीं माने जाएंगे। मतलब इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको दोनों पेपर में 40%, 35% है ना लाना अनिवार्य है ना। ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये भी मान के ये भी मत सोचिएगा कि यदि हमारा 40% आ गया, 35% आ गया, मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर में जो है हमारा सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर में मान लीजिए कि हमारा जो है 100 क्वेश्चन है, 100 का क्वेश्चन में जो है हमारा 40% आ गया, मतलब 40 मार्क्स आ गया, तो हम एलिजिबल हो जाएंगे, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर। नहीं, ये दोनों का जो टोटल मार्क्स है, फर्स्ट पेपर प्लस सेकेंड पेपर, दोनों का जो टोटल मार्क्स है, उसके आधार पर रैंक निर्धारित होता है, और उस रैंक में जो है आपका आना होता है। जैसे आप मान लीजिए हिंदी के हैं, आपका रैंक जैसे जनरल कैटेगरी के लिए या किसी भी कैटेगरी के लिए मान लीजिए एक निर्धारित है 50%, तो आपका अगर दोनों पेपर मिला के 50% होगा, आप भले इसमें 40% ले आइए, लेकिन जब तक आपका ये 50% के क्राइटेरिया में नहीं आएगा, तब तक आप जो है नेट के लिए है ना पात्र नहीं होंगे। वहीं जेआरएफ के लिए तो है ना रैंक जो है उससे ऊपर होना होता है ना, उसका रैंक अलग होता है जेआरएफ का। उस क्राइटेरिया में अगर आता है जो है, मान लीजिए कि नेट के लिए आपका जो है किसी भी सब्जेक्ट में है ना, और जेआरएफ के लिए, नेट के लिए मान लीजिए 60% जो है कट ऑफ गया है, वहीं जेआरएफ के लिए मान लीजिए 65% गया है। यदि आपका 65% है या प्लस में है, तो फिर आपका जेआरएफ है ना और नेट, जेआरएफ और नेट, यदि आपका जो है
है ना, JRF प्लस नेट दोनों हो जाएगा। JRF जो है आपका फेलोशिप होता है, जो है 3 इयर्स वैलिडिटी होती है जब तक आपके संस्थान में एडमिशन नहीं ले लेते, और नेट जो है वो होता है लाइफ टाइम के लिए। वहीं जो है नेट जो है यदि मान लीजिए आपका 60% आया जो है ना, या 60 प्लस आया जो है ना, अगर 65 आ गया तब तो JRF हो गया, लेकिन 60 प्लस आता है या फिर 60 आता है तब आप नेट हो जाएंगे जो है ना, ये जो है लाइफ टाइम होती है। लेकिन यहीं पे आपका अगर 59.98 भी आ गया तो भी आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको अपने आज के विषय पर, है ना, अर्थात UGC नेट जो JRF जो फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट पेपर है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के, इसके सिलेबस के संदर्भ में आपसे बात करूंगा मैं, है ना। पहले जैसे जून 2019 से पहले एक सिलेबस होता था, उसमें यह था कि नॉर्मल जो है उस सभी में से जो है क्वेश्चंस आते थे, कहीं में से भी कितना क्वेश्चन पूछ लेता था। लेकिन वर्तमान में जो है ना, सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है और पर यूनिट 5 क्वेश्चन, है ना, 5 क्वेश्चन करके जो है इसको, है ना, डिवाइडेशन कर दिया है कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आपका, है ना, 2 मार्क्स के लिए, तो ये हो जाता है 100 मार्क्स। ये हो जाता है आपका 100 मार्क्स। इसके लिए आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि सब में से, हाँ एक चीज और है कि ये जो क्राइटेरिया है कि 5 क्वेश्चन हर में से आते हैं, कभी कभी ये होता है जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ऊपर नीचे जो है 1-2 क्वेश्चन उधर हो जाता है, कभी किसी में से 6 क्वेश्चन आ गया तो किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 7 क्वेश्चन, तो किसी में 3 क्वेश्चन, ऐसे बदलते रहता है। अब मैं आता हूं, पहला जो आपका इकाई है वह है शिक्षण अभिवृत्ति, है ना, अर्थात जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आप शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, इसमें जो है शिक्षण की अवधारणाएं जो है, अर्थात पढ़ाया कैसे जाता है, शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण का स्तर क्या होता है ना, विशेषताएं क्या होती है, शिक्षण के प्रभावक तत्व क्या होते हैं, जो है सहायक सामग्री क्या होती है ना, ऑनलाइन पद्धति क्या होती है, ऑफलाइन पद्धति क्या होती है ना, उच्च शिक्षण संस्थानों की पद्धति क्या होती है, विद्यार्थी की विशेषताएं क्या होती है, शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती है, कंप्यूटर आधारित जो मूल्यांकन है या विभिन्न प्रकार के जो मूल्यांकन है, उन पर जो है विशेष रूप से इस यूनिट में हम बात करते हैं। अब आता है आपका जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट है आपका शोध अभिवृत्ति, अर्थात जो है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत आप शोध के प्रकार, शोध की विशेषताएं, शोध के लक्षण, उनके विभिन्न प्रकार के तत्व, उनकी पद्धतियां कि प्रयोगात्मक है कि ऐतिहासिक है, शोध के जो विभिन्न चरण होते हैं, जैसे शोध का तात्पर्य कि एमफिल पीएचडी आप जब करते हैं तो एक रिसर्च के रूप में आप बनाते हैं, थीसिस बनाते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, उसमें जो है ना, कि सिनॉप्सिस बनाने के तरीके कौन कौन से होते हैं, थीसिस बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, है ना, संदर्भ ग्रंथ सूची कैसे बनाए, इत्यादि जो मटेरियल है इसमें जो है उसके बारे में आप पढ़ेंगे जो है ना। साथ ही साथ अब तीसरे यूनिट में जो है, तीसरा यूनिट है आपका बोध। बोध मतलब कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है कि एक पैसेज, एक गद्य आएगा, एक पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ में कुछ लाइनें दिए होंगी, एक पैराग्राफ होगा, है ना, उसमें से आपको महत्वपूर्ण चीजों को, सार को, है ना, निचोड़ कर जो है आपको 5 क्वेश्चन जो है या जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं उनके जो है आंसर्स करने होते हैं। उसके बाद आता है आपका जो चौथा यूनिट है वो होता है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण में क्या होता है कि संप्रेषण के संदर्भ में आप यह पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि संप्रेषण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है ना, और
कौन कौन से प्रकार के संप्रेषण होते हैं, इनके लक्षण क्या है, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है ना, लोगों का, जन सेवक, मीडिया, इन सब का जो है संप्रेषण में क्या योगदान होता है, इन सभी बिंदुओं पर जो है आप जो है चौथे यूनिट में चर्चा करते हैं। पांचवा यूनिट जो है गणितीय तर्क और आवृत्ति अर्थात मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके अंतर्गत एक साधारण सी बात है कि आपने मैथमेटिकल में जो बेसिक मैथ्स हैं, बेसिक मैथ्स जो है उनके संदर्भ में आप बात करते हैं, जिसमें जो है संख्या श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है ना, कूट और संबंध क्या क्या है, लाभ हानि प्रतिशत, है ना, लाभ हानि प्रतिशत, है ना, लाभ हानि प्रतिशत, ब्याज, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, औसत निकालना इत्यादि को जो है ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आप पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका छठवां यूनिट जो है युक्तिगत संदर्भ। ये होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंतर्गत आप जो है रीजनिंग की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, निगमनात्मक हो गया, आगमनात्मक हो गया, है ना, युक्ति जो अर्थात तर्क करने की जो ढांचा है उसको हो गया, वेन आरेख हो गया, है ना, भारतीय तर्क शास्त्र में ज्ञान के जो साधन हैं इत्यादि। इसमें जब आप सिलेबस देखेंगे तब अच्छे उसमें बताया गया है, मैं ज्यादा विस्तार में आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूं, है ना। ये सारी चीजें जो है आप युक्तिगत तर्क अर्थात लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें जो है ना सातवां यूनिट है आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या का तात्पर्य यह है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आंकड़ों की व्याख्या के अंतर्गत पाई चार्ट, मानचित्र जो है, चार्ट रेखा, टेबल चार्ट और आंकड़ों की जो सुशासन है, अर्थात जैसे कि साधारण शब्दों में समझाऊं कि आपने एग्जाम दिया होगा तो एक टेबल होता है चार्ट के रूप में, है ना, उसमें जो है अलग अलग अंक दिए होते हैं, उसमें जो है ना, अब मान लीजिए कि 2018 में इस कंपनी ने इतना कमाया, 2019 में इतना कमाया, 2020 में इतना कमाया, तो 2021 में इतना कमाया, है ना, और प्रतिशत दे देगा या कुछ भी मतलब ये जो है उसका जो आंकड़ों का आकलन करके जो है आपको 5 जो उत्तर प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देना होता है, इसमें से आंकड़ों की व्याख्या में ये चीज होता है। छठवां जो होता है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी का तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। इसके अंतर्गत आप सूचना क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, संचार के बारे में जैसे कि हमने कहा संप्रेषण जो है वो अलग तात्पर्य, संचार यहाँ पे अलग है ना। संचार में जो है आप भाई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो बेसिक जो नॉलेज है, इंटरनेट के बारे में, ईमेल्स के बारे में, रैम क्या है, रोम क्या है, कंप्यूटर के बारे में जो है ना, जो मूलभूत जो शब्दावली होती है, गीगाबाइट क्या है, मेगाबाइट क्या है ना, उनको क्रम से जमाना इत्यादि, जो जितने भी जो सूचना और संचार जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको अच्छे से उसके बारे में विस्तार में जो है जानकारी हो जाएगी। अब आता है 9वां यूनिट जो है, उसके अंतर्गत आप लोक विकास और पर्यावरण अर्थात जो है पीपल, अर्थात जो है ना पीपल एंड डेवलपमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट,
ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, है ना, कि पर्यावरण का जो है वो मानव विकास में जो है क्या योगदान है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इन्वायरमेंट क्या है ना, प्राकृतिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि के बारे में जो है, ध्वनि प्रदूषण, जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण है, मुद्दे हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं इन्वायरमेंट को लेकर, है ना, इन सभी मुद्दों पर आप जो है इस 9वीं इकाई में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है अंतिम और आपका 10वां यूनिट जो है, उस चैप्टर में आप जो है हायर एजुकेशन अर्थात हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली पर आप बात करते हैं। इसके अंतर्गत इंडिया में, है ना, पूरे भारतवर्ष में कितनी यूनिवर्सिटी है ना, और कौन कौन से कॉलेज को रैंक दिया गया है जो है, कितने हैं, है ना, उसके भारत में जो उच्च जो शिक्षा जो केंद्र है वो कितने हैं, उसकी नीतियां क्या है, सुशासन जो है, मूल्य शिक्षा, है ना, मूल्य शिक्षा इसके अंतर्गत, साथ ही साथ कभी कभी जो शिक्षा से जुड़ी हुई जो पॉलिटी की, है ना, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है ना, राजनीति, उसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। इसमें जो है एक करंट अफेयर्स को भी, है ना, पूछ लेता है जो है कि वर्तमान में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना, किसको जो है पहला रैंक मिला है। जैसे 2018 की बात करूं जो है और 2019 की बात करूं, है ना, तो मिरांडा हाउस जो कॉलेज है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो जो है टॉप में मतलब पूरे देश भर में, है ना, पहले नंबर पर था। तो इस तरह से जो है सभी यूनिट में से लगभग जो है 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है ना। अब ये सारा सिलेबस जो है आप मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सिलेबस का लिंक जो है वो अवेलेबल करा दूंगा, वहां आप जाकर सिलेबस डाउनलोड कर देख सकते हैं। अब आती है कि ये तो हमने सिलेबस को जान लिया, अब इस पर जो है पढ़ाई कैसे किया जाए, या फिर सिलेबस को जानने के बाद इस पर पढ़ना कैसे है, तो इस पर जो है मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। पहली बात तो यह बता दूं कि फर्स्ट पेपर की तैयारी में सबसे पहले जो है आपके पास, या किसी पेपर की तैयारी में जो है सबसे पहले आपके पास होना चाहिए उस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है। पहले आप नेट से जो है अवेलेबल इजीली हो जाएगा, है ना, और यूजीसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे जो है ना, UGC.online, है ना, यहाँ पे, है ना, UGC.online.in है, इनमें, है ना, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो सिलेबस आपको जो इजीली मिल जाएगा। या आप फर्स्ट पेपर का सिलेबस निकालिए, सिलेबस को देखिए। और दूसरी चीज जो है सबसे और महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर वो आपको नेट से इजीली मिल जाएंगे। उनको देखिए, उनका पैटर्न कैसा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीजों को ध्यान करके जो है ना, आप जो है सिलेबस को परखिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए। उसके बाद फिर एक अच्छा मटेरियल लेके, है ना, आप उस पर अपना स्टडी शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने बताई था कि वर्ष में आप पेपर जो है 2 बार होता है, एक तो जून में होता है ना, और एक होता है जून में और दिसंबर में, वर्ष में 2 बार। और प्रत्येक बार आपको करीबन 6 महीने का समय मिलता है, और 6 महीने का समय जो है अगर आप निरंतर पढ़ाई करते हैं तो वह समय बहुत ही पर्याप्त होता है। तो इन सारी चीजों को जो है आप जो है ध्यान दीजिए, है ना, सिलेबस निकालिए, परखिए, क्वेश्चन पेपर निकालिए, परखिए। इस पर मटेरियल के बारे में मैं आपको अगली आने वाली हमारी वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लिंक को, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछें। मैं जैसा संभव होता है मैं आपका रिप्लाई अवश्य ही दूंगा। और अगर किसी प्रकार की और आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में
सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।